दोस्तों, आज मैं अपने सीरीज द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक्स ऑन वर्ल्ड लिटरेचर और कल्चर के 12वें एपिसोड को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज मैं 3 उपन्यास और 2 नॉन फिक्शन बुक्स के बारे में बताऊंगा आपको। पहला जो उपन्यास है उसका नाम है द बर्च बार्क हाउस, यानी कि उसे आप पत्तों का घर कह सकते हैं। ये एक यंग एडल्ट नॉवेल है जो कि अमेरिकन राइटर लूसी एड्रिच द्वारा लिखा गया है और ये 1999 में छपा था। ये कहानी एक छोटी बच्ची ओमाकायास और उसके ओजिब्वे कम्युनिटी की 1847 के आसपास की जिंदगी के बारे में बताती है। इसे 1999 में नेशनल बुक अवार्ड के फाइनलिस्ट में भी जगह मिल गई थी। ये इस छोटी बच्ची की निगाह से उस कम्युनिटी के 12 महीनों के बारे में विवरण देती है, जो कि पूरे 4 सीजन के बाद अपने अपनी जिंदगी और दोनों के बीच के संबंधों को गहराई से समझने लगती है। यही नहीं, यह उपन्यास पूरे साल की घटनाओं के माध्यम से मानव जाति और प्रकृति के संबंधों, गोरे लोगों के कारण उनकी संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव और डर का सामना करने की जरूरत को रेखांकित करती है। यानी कि ये नावल बताती है कि अगर आप डर से डर गए तो समझिए कि जैसा कहा जाता है कि मर गए। इसलिए अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको डर का डट कर सामना करना चाहिए। यह नावल एक प्रस्तावना से शुरू होता है। उसमें दिखाया गया है कि कुछ फर व्यापारी व्यापार के सिलसिले में जब एक आइलैंड पहुंचते हैं जहां पर कि ओजिब्वे कम्युनिटी रहती है, तो वहां वो देखते हैं कि एक बच्ची जो है वो लुढ़क पुढ़क रही है, क्रॉल कर रही है, क्योंकि उस आइलैंड सारे लोग स्मॉल पॉक्स की महामारी में मारे गए हैं। व्यापारी इस डर से उस बच्ची को वहीं छोड़कर चले जाते हैं कि इसको अगर हम साथ में ले गए तो हमें और हमारे समाज में भी ये बीमारी फैल जाएगी और फिर ये बच्ची तो वैसे ही कुछ दिनों में मर जाएगी। वो आपस में बात करके ये फैसला करते हैं और उसे वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। पर एक व्यापारी के मन में थोड़ी सी दया आती है। वो घर जाता है और अपनी निडर और दयालु पत्नी बूढ़ी टैलो को बच्ची के बारे में बताता है। वो बूढ़ी टैलो उस बच्ची को जा करके ले आती है, पालती है, पोसती है और उस बच्ची का नाम ओमाकायाज रखती है। ओमाकाया का मतलब होता है मेढकी, क्योंकि उस बच्ची का पहला चलना उछलने जैसा था, मेढकों के उछलने जैसा। उस परिवार में एक नानी है, एक माँ है, एक खूबसूरत बहन है, एक छोटा भाई है और एक बहुत ही छोटा भाई भी है। जो छोटे से बड़ा वाला भाई है वो थोड़ा ईर्ष्यालु है, थोड़ा उदंड है और उसकी ओमकाया से पटती नहीं है, लेकिन सबसे छोटे भाई से उसे बहुत प्यार होता है और उसे बहुत प्यार करती है और उसके साथ उसकी बहुत निभती है। ये ओमकाया अपने बचपन की कोई याद नहीं है, पर उसे ये नया परिवार बहुत प्यार करता है, खास करके जो बूढ़ी टैल होती है। अब ओमकाया 7 साल की हो गई है और वह अब अपने परिवार और अन्य नेटिव ओजिब्वे परिवार के बारे में बताती है कि हर सीजन में उन्हें किस तरह से और कितना काम करना पड़ता है। खास करके उन्हें पूरे साल जाड़े की तैयारियों के लिए जुटना पड़ता है, जब खाना बहुत कम हो जाता है, ठंड बहुत बढ़ जाती है। वह इन सब के बारे में डिटेल में बताती है और अपने समाज की मस्तियों और सोशलाइजेशन के बारे में भी बताती है। उनकी कठिन जिंदगी में गोरे लोगों का दखल भी होता है, क्योंकि वे चाहते हैं कि ओजिब्वे समाज को और पश्चिम में धकेल दिया जाए। एक समय एक रात में जब उनका सोशलाइजेशन का डांस का पारंपरिक प्रोग्राम चल रहा था, तभी एक बीमार फर ट्रेडर वहां पर आता है और उनके ट्रेडिशनल डांस में शामिल होता है, लेकिन उसे चूंकि बीमारी होती है स्मॉल पॉक्स की और वो मर जाता है। शीघ्र ही ओजिब्वे फैमिली में स्मॉल पॉक्स फैल जाता है। तभी ओल्ड टैलो
ओमकाया को बताती है कि उसका बचपन क्या था और उसमें क्या क्या घटना हुई थी और कैसे उसे वहां से लाया गया था और कैसे उसे इस परिवार में जगह दे करके प्यार से पाला गया है। ओमकाया नानी के साथ मिल करके सभी को बचाने में जुट जाती है, सब बच जाते हैं, पर सबसे छोटा भाई मर जाता है। इस उपन्यास में बहुत ही साफ सफाई से ये दिखाया गया है कि प्रकृति का और इंसान का क्या संबंध होता है, जानवरों के साथ हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और जानवर और इंसानों के बीच का जो संबंध होता है वो कई बार कई मुसीबतों से हमें बचा सकता है। दूसरी किताब जो है वो नॉन फिक्शन किताब है जिसका नाम है ब्रिंग आउट योर डेड। ये 1949 में ये किताब प्रकाशित हुई। पावेल ने लिखा है, जो कि एक हिस्टोरिकल राइटर हैं और ये एक हिस्टोरिकल बुक है। ये एक नॉन फिक्शन पर बहुत खूबसूरत और इंटेंसिफाइंग और इंटरेस्टिंग लहजे में लिखा गया है। इसकी भूमिका केनिथ आर फॉस्टर, मैरी जेनकिंस और अन्ना कॉक्स टू गुड ने लिखा है। यह नावल 1793 में फैले येलो फीवर पर आधारित है, जिसने फिलाडेल्फिया को लगभग पैरालाइज कर दिया था क्योंकि उसके कारण हजारों नागरिक मर गए थे और जिसने राजधानी को एकदम सदमे की वजह से ठहरा कर रख दिया था, मैंने स्टैंड स्टिल कर दिया था। इसमें भयाक्रांत हुए शहर का मनोवैज्ञानिक चित्रण है, जिसमें इंसानी व्यवहार को बड़ी गहराई से दिखलाया गया है। ये ओरिजिनल सोर्स के आधार पर उस ट्रेजेडी का वर्णन है जिसने कि इसके प्रभाव में आने वाले हर इंसान को तोड़कर रख दिया था। ये वही समय है जब फ्रांस जो है वो हॉलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन से युद्ध में उलझा हुआ था और चाहता था कि यूएस उसका साथ दे, पर प्रेसिडेंट वाशिंगटन न्यूट्रल रहना चाहते थे। ये वही समय था जब उस साल गर्मियों में बहुत सारे फ्रेंच रिफ्यूजी फिलाडेल्फिया पहुंचे थे और वहां पर येलो फीवर फैल गया था। ये एक प्रमाणिक पर ऐतिहासिक किताब है और इसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए। तीसरी किताब जो है वो एक उपन्यास है और इसका नाम है फीवर 1793। ये 2000 में प्रकाशित हुआ है और इसको लिखा है लॉरा हाल्से एंडरसन ने, जो कि अमेरिकन राइटर हैं और बच्चों के लिए, यंग एडल्ट बच्चों के लिए ये नॉवेल्स लिखती हैं। उनको मार्गरेट ए एटवुड अवार्ड 2010 मिल चुका है, मतलब वो एक सम्मानित लेखिका हैं। ये नॉवेल भी हिस्टोरिकल नॉवेल है। ये पुराने फिलाडेल्फिया के बैकग्राउंड पर लिखा गया है, मतलब उस बैकग्राउंड ही नहीं, एक ट्रू स्टोरी पर लिखा गया है, सच्ची कहानी पर। ये 14 साल की लड़की मैटी कुक की कहानी है, जिसके शहर में अचानक से येलो फीवर का आउटब्रेक हो जाता है। मैटी के सामने सबसे बड़ी चिंता है अपने पैतृक कॉफी शॉप को बचाने की, क्योंकि उसका परिवार जो है वह कॉफी शॉप चला रहा था। क्योंकि जब महामारी फैलती है तो जो नए कस्टमर उसके सामने आते हैं और वो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करके परेशानी खड़ी कर देते हैं। हालांकि शहर में मौतें हो रही हैं, अनाथ और गरीब और चोर शहर में उत्पात मचाते हैं। शहर में मास जो ग्रेव्स है, माना उसमें किस तरह की अर्थव्यवस्था है जो कब्रिस्तानों में फैल जाती है और चारों तरफ किस तरह भय का वातावरण है, ये इस नावल में बखूबी दिखाया गया है। मैटी और उसके दादाजी बचने के लिए दूर गांव में चले जाते हैं, पर परेशानियां और बदकिस्मती वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए दुखी मैटी वापस शहर लौट आती है और अपने बर्बाद हुए कॉफी हाउस को फिर से खड़ा करने में जुट जाती है। यह नावल सच्ची ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताते हुए दिखाता है कि महामारियां लोगों पर क्या क्या असर डालती हैं, उन पर क्या क्या गुजरती है और वे अपने को बचाने और रीबिल्ड करने की
किस तरह से कोशिश करते हैं। जो चौथी किताब है वो भी एक उपन्यास है, और इसमें इसका नाम है एज ब्राइट एज हेवन, और इसे सुजान मेसनर ने लिखा है। ये भी एक अमेरिकन राइटर हैं और कॉलमिस्ट हैं। इनके 2 चर्चित नावल पहले आ चुके थे, अ ब्रिज अक्रॉस द ओशन और द लास्ट ईयर ऑफ द वॉर। यह नावल फिलाडेल्फिया के उस कालखंड के बैकड्रॉप में सेट किया गया है जब 1918 में 1918 में स्पेनिश फ्लू फैल गया था, और उसकी महामारी ने वहां तबाही मचा रखी थी। लेखिका बताती है कि फिलाडेल्फिया उस समय बहुत खुशहाल था, प्यार और उम्मीदों से भरा हुआ था। हालांकि इनके जवान लोग उस समय युद्ध में लड़ने गए थे, पर वहां नई शुरुआत करने की बहुत संभावना थी, यानी फिलाडेल्फिया के शहर में। इसी शहर में पॉलिया ब्राइट अपने पति और 3 बच्चों के साथ इस उम्मीद में बसने के लिए आती है कि वो अपनी बच्चियों को बेहतर जिंदगी दे पाएगी, क्योंकि ब्राइट का जो चाचा है वो एक मर्चरी चलाता है। वो ब्राइट से कहता है कि आ जाओ और मैं तुम्हें नौकरी देता हूं, क्योंकि उसके चाचा को कोई औलाद नहीं थी, तो वो अपनी पूरी संपत्ति और व्यापार वो अपने भतीजे को ब्राइट को सौंपना चाहता है। पॉलिन और ब्राइट की 3 बच्चियां हैं, जिनका नाम है एवलिन, मैगी और विला। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वहां स्पेनिश फ्लू फैल जाता है। जिस शहर में ये लोग बसने आए थे वहां 12,000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं और उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। उसके सभी लव्स वन फ्लू की चपेट में आकर के गुजर जाते हैं। ब्राइट फैमिली में एक नवजात शिशु पैदा होता है, और लेकिन उसे दिल की बीमारी होती है और वो उस बीमारी से मर जाता है। पूरी फैमिली जो है वो शोक संतप्त होती है। तभी उनको एक बच्चा मिलता है जिसका पूरा परिवार स्पेनिश फ्लू से मर गया था, और वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब यही बच्चा जो है अब उनकी उम्मीद की किरण बन जाता है, जो उनकी जिंदगी में खुशियां ला सकता है। इसमें हम महामारी के दौर की भयावहता और चुनौतियों के बीच में ये सिखाता है, मतलब ये नावल बताता है कि इंसान जो है वो किन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकता और उसे क्या क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए। ये उपन्यास एक माँ और उनकी 3 बच्चियों की जिजीविषा की कहानी है। जो 5वीं किताब है उसका नाम है नेटवर्क डिजीज इमर्जिंग इन्फेक्शंस इन द ग्लोबल सिटी। इसे रॉजर केल एंड एस हैरिस अली ने लिखा है। ये 2008 में ये किताब प्रकाशित हुई थी। रॉजर केल जो हैं वो एनवायरमेंटल सोशियोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं जो टोरंटो में, और हैरिस अली जो हैं एस हैरिस अली वो डायरेक्टर ऑफ सिटी इंस्टीट्यूट एंड प्रोफेसर एट द फैकल्टी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज टोरंटो के डायरेक्टर हैं। ये जो किताब है ये कंट्रीब्यूशंस है स्कॉलर्स का। इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, लगभग 7 कंट्रीज और 4 कॉन्टिनेंट्स के स्कॉलर्स द्वारा इसमें आलेख लिखे गए हैं और मतलब उनको संकलित किया गया है। ये जो है किताब जो है वो ग्लोबल सिटी के बारे में न्यूअर थिंकिंग बताती है, नई नई बातें बताती है, और नेटवर्क्स एंड गवर्नेंस, जबकि नेशनल एरा में के बाद पब्लिक हेल्थ रेगुलेशंस और न्यू लिबरलाइजेशन स्टेट सर्विसेज
का दौर शुरू होता है। ये बताती है कि लोगों के बीच में वैश्विक लोगों के बीच में किस तरह की डिबेट्स है ऑन द चैलेंजेस ऑफ इमर्जिंग इन्फेक्शंस डिजीजेस इन सिटीज इन ह्यूमन बीइंग्स, कि ये ग्लोबलाइजेशन के कारण और किस तरह से जो इन्फेक्शंस जो है वो बहुत आसानी से, बहुत तेजी से पूरे ग्लोब को कवर कर लेता है, पूरे ग्लोब को प्रभावित कर लेता है। ये भी बताती है ये किताब कि ग्लोबलाइजेशन का फ्यूचर पर क्या फर्क पड़ता है और इन्फेक्शस डिजीज जो है वो किस तरह से इंटरनेशनली और लोकल पॉलिटिक्स और कल्चर को प्रभावित करती है। ये किताब ये भी फोकस करती है कि किस तरह से जो महामारियां हैं, जो वायरस हैं, वो इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स को किस तरह से वो डराती हैं, अल्टीमेटली प्रेजेंटिंग अ थ्रेट टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्लोबल सिटीज। इस किताब में इसका भी बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया गया है कि जब सार्स एपिडेमिक फैला हुआ था तो सोशल और साइंटिफिक वैल्यूज वो कितनी प्रभावित हुई थी और मॉडर्न डिजीज ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, ग्लोबल दुनिया के इस दौर में महामारियों को और खास करके वायरस की महामारियों को किस तरह से अच्छी तरह से अध्ययन करके उनसे निपटा जा सकता है। दिस बुक ऑल्सो एम्प्लॉयज एन interdisciplinary approach. The SARS epidemic clearly demonstrates the value of social and scientific perspectives on the study of modern disease in a globalization world. तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है और मैं अगले एपिसोड में कुछ और किताबों का, कुछ और उपन्यासों का जिक्र करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।